नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं डेली एमसीक्यूज यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। डेली आपको बेस्ट क्वालिटी के 5 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। हम इनको डिस्कस करेंगे। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो सीखेंगे कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कैसे आंसर निकाला जाता है। आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, उसे कैसे यूज़ करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, अपना अटेम्प्ट मैक्सिमाइज कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो जैसे ही मैं आपको सवाल आपके सामने रखूं, आप पहले वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके मार्क्स यूपीएससी प्रीलिम्स में 120 के ऊपर आएँ, ताकि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद तुरंत मेंस की तैयारी में लग जाएं। आप रिजल्ट का वेट ना करें कि मेरा प्रीलिम्स निकलेगा तब जा करके हम तैयारी करेंगे। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। उतना जो टाइम है ना, वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम से प्रीलिम्स के रिजल्ट तक का, वो ड्यूरेशन काफ़ी क्रिटिकल होता है। उसको यूटिलाइज कर लिया तो आपका मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलो जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडिया। जो कॉलोनिज्म थे उसके इकोनॉमिक क्रिटिक का मतलब ये है कि इन्होंने ये बताया कि कॉलोनिज्म के क्या इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, कैसे हमारे देश से वेल्थ का ड्रेन हो रहा है, ब्रिटिश हमारे देश से धन को अपने यहाँ भेज रहे हैं। तो उनमें दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त, एमजी रानाडे, ये सभी लोग थे। ये सभी लोग कौन से थे? ये सभी लोग हमारे इकोनॉमिक क्रिटिक थे, जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनिज्म का जो ट्रू फेस है वो हमारे सामने ला करके रखा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी। तो 5 नाम आपको याद रखना है। तो क्या आंसर हो गया? 1, 2 और 3, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से, कह रहा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीति आयोग। नहीं, दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। एनडीसी अलग है, नीति आयोग अलग है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग बनाया गया था। तो पहला यहाँ पर गलत हो गया। आपने क्या किया, जहाँ जहाँ पर 1 है उसको आपने एलिमिनेट कर दिया। तो आपका ए, बी और डी चला गया, आपका अपने आप सी आंसर आ गया। आपको ऑप्शन नंबर 2 और 3 चेक करना भी नहीं पड़ा। वैसे प्रिकॉशन के लिए हम चेक कर लेंगे। जैसे कि कह रहा है देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सिक्योरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। जी हाँ, जो सोसाइटी है उसके लिए प्रोविजन हमारे यहाँ बनाए गए हैं। ये प्रोविजन फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में हैं। तो दूसरा सही है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है पंचायत के लिए प्रोविजंस। वो कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है विलेजेस का, उसके लिए प्लानिंग यूनिट पंचायत होंगे। पंचायत में प्लान बनेंगे, वो प्लान ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक के बाद वो पंचायत डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से प्लान है वो बॉटम अप होते हुए कंसोलिडेट होता रहेगा। जो प्लान है वो पंचायत से ऊपर जाकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर के कंसोलिडेट होगा, फिर वहाँ पर जाकर के उसको अच्छे से फंड रिलीज होगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो तीसरा सही है। यहाँ पे आंसर हमने पहले ही निकाल लिया था एक एलिमिनेट करके। तो ऐसे करना है आपको, ऐसे लगाना है आपको एलिमिनेशन टेक्निक। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में। देखो, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। प्रेसिडेंट के पास केवल सिचुएशनल, ठीक है ना, इनके पास केवल स्थिति के अनुसार लेने का पावर है, डिस्क्रिशन। मगर जो गवर्नर है ना, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज सिचुएशनल। समझ गए? तो जो गवर्नर का डिसीजन पावर है इट इज मच वाइडर देन दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। कह रहा है कि सीएम के अपॉइंटमेंट में जब किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो ये गवर्नर का डिसीजन रहेगा कि वो किसको सरकार बनाने के लिए बुलाता है, इनवाइट करता है। तो पहला यहाँ पर सही है, ये डिस्क्रिशन है गवर्नर का। अगर गवर्नर को लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कॉन्फिडेंस खो दिया है लेजिस्लेटिव असेंबली का,
तो उसको डिसमिस करना है कि नहीं, इसका डिस्क्रिप्शन भी गवर्नर के पास रहेगा। तो सेकंड आपका सही है। राज्य की विधानसभाओं ने, लेजिस्लेचर ने जो भी बिल पास किया है उस बिल पर गवर्नर को साइन करना है या प्रेसिडेंट के पास भेजना है रजिस्ट्रेशन के लिए, ये डिस्क्रिप्शन भी गवर्नर के पास होता है। और स्टेट लेजिस्लेचर इसका काफ़ी विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि आप क्यों भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास हमारे बिल को, आप क्यों नहीं इसको साइन करते। तो ये एक मेन इशू है, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में एक इशू है। तो तीसरा यहाँ पर सही है। तो 1, 2 and 3 ऑल ऑफ 3 आर डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, अब यहाँ कुछ बातें और हैं। यहाँ पर मैंने बताया है आपको कि गवर्नर के पावर में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा सिचुएशनल है। जैसे कि सीएम को अपॉइंट करने वाला, काउंसिल मिनिस्टर जो हमारा है ना मंत्रिमंडल, उसको हटाने वाला, जो असेंबली को डिसॉल्व करने वाला, ये जो पावर है ना, ये आपके सिचुएशनल हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसमें से आते हैं कि प्रेसिडेंट रूल कब लगाना है। ठीक है, दूसरी बात, प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व करना है कि नहीं, ये आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल वाले में। ये दोनों आपका आता है सिचुएशनल वाले में। समझ गए बात। चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज है टुंड्रा बायोम की। तो टुंड्रा बायोम में आपको ट्रीज नहीं मिलते, केवल झाड़ियां मिलती हैं। ट्री होने लायक वहां पर बारिश नहीं होती। रेप्टाइल और एम्फीबियन वहां पर एब्सेंट होता है, एबंडेंट नहीं होता, वहां पर नहीं मिलता है रेप्टाइल और एम्फीबियन। आपने दूसरा एलिमिनेट कर दिया, तो 2 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, बी और डी निकल गया। पहला तो मेरा सही था ही, इसे कुछ खास तो मेरे को मिला नहीं, क्योंकि ए में भी 1 है और सी में भी 1 है। तो 3 देखते हैं। इन द साउदर्न पार्ट ऑफ टुंड्रा बायोम लीचेस मोसेस आर फाउंड। बिल्कुल सही बात है, वहां पर लीचेस और मोचेस मिलते हैं। तो तीसरा सही है यहाँ पे, इसीलिए 1 and 3 सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात। वहां पर रेनडियर, पोलर बियर, आर्कटिक फोक्स, स्नोई ऑल, ये 4 तरह के जो एनिमल्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियन वहां पर अब्सेंट होते हैं, वहां पर ट्री नहीं पाए जाते, केवल झाड़ियां मिलती हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा टर्म डिस्क्राइब करता है एक ऐसे जोन को जो 2 अलग अलग इकोसिस्टम का जंक्शन है। मतलब कि यहां पर आपको फॉरेस्ट है और यहां पर आपको ग्रासलैंड है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इकोटोन कहते हैं। क्योंकि इस एरिया में फॉरेस्ट के भी प्रॉपर्टीज होती हैं और ग्रासलैंड की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट और ग्रासलैंड दोनों के मुकाबले ज़्यादा होता है, मोर डाइवर्स। और इस फिनोमिना को, अगल बगल के मुकाबले इस एरिया में ज़्यादा डाइवर्सिटी पाए जाने वाले फिनोमिना को हम कहते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट मतलब कि फॉरेस्ट के एज पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, ग्रासलैंड के एज पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है। क्या हो गया आंसर? ए, इकोटोन। समझ गए? चलिए, तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। हम लोग दोबारा मिलेंगे कल अपने बेहतरीन 5 क्वेश्चन के साथ। डेली आपके हम 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे और आप में स्किल डेवलप करेंगे आंसर को लाने की, एलिमिनेट करके। जो तरह तरह के तरीके हैं ना, पर्पस क्या है? 120 क्रॉस करना हमारा प्रीलिम्स में। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अपने। हम मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।